उनका उनने कान खींचा, शायद वो जो सोने का है वो निकाल दिया। तो इतनी देर में मैंने मदर की आवाज़ सुनी। उन्होंने हिंदी में उनको बोला अगर हमारे पास और भी कुछ होगा हम दे देंगे। तो उन्होंने बोला कि नहीं आप टेंशन मत लो, आपको अभी चुप करा देंगे। मैं इतनी देर में नीचे उतर, घर के अंदर देखा कोई नहीं था। जब तक मैं उस साइड भागता इतनी देर में एक फ्लैश लाइट ऑन हुई उनके ऊपर, शायद फ़ोटो खींचा, क्या खींचा, वो एक सिग्नल भी हो सकता। और सेम टाइम फायर स्टार्ट हो गया। जब तक मैं वहाँ पहुँचता तो दूसरी साइड से वो भागने लगे थे और फायर कम से कम 4 या 5 बंदे मिल के कर रहे थे। वो फायरिंग करते करते, भागते भागते, फायरिंग करते करते भाग गए। तो जैसे मैं उधर पहुँचा तो उधर बस देखा, मुझे अपने पापा के ऊपर नज़र पड़ी, बैठे। उस टाइम पसीना निकल रहा था यहाँ से। तो मैंने ऐसे किया पापा पापा, सेम टाइम उनकी आइज़ बंद हो गई। देखा साइड में सारी डेड बॉडीज उधरी पड़ी हुई थी, कोई भी उस टाइम जिंदा नहीं था। तो मैक्सिमम लोगों के तो चेहरे ही नहीं थे। बच्चा लाशों के ऊपर था, वो स्टिल उस टाइम भी जिंदा था वो। तो उसको गोलियां लगी थी लेकिन वो जिंदा था जी। अपनी मदर के ऐसे बैग में वो हाथ मार रहा था चढ़ने की, मतलब ऐसे मदर के पास जाने की। गांव में एकदम सन्नाटा जैसा हो गया था। मेरे साथ इस समय मोहन जी भट्ट हैं, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानना चाहेंगे कि क्या हुआ और उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि एक बार फिर से एक उम्मीद की किरण जगी है। नादी मर्ग मैसेकर केस जिसे बंद कर दिया गया था, इसे रीओपन किया गया है। उनसे हम पूरा जानना चाहेंगे। मुझे मालूम है मोहन जी, बहुत मुश्किल होता है कि बार बार वो चीज़ याद करना, क्योंकि आपने तो खुद देखा है। क्या हुआ क्या था उस रात? हुआ था ऐसे रूटीन में, हम बैठे थे, संडे का टाइम था। तो ऐसे रूटीन सब घर का काम कर रहे थे, बड़े बड़े हम खेल रहे थे बच्चे ऐसे। तो शाम को मैच देखने की तैयारी हो रही थी। तो मैच था, वर्ल्ड कप का फाइनल था, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बारे में बीच में, बस वही देखने की तैयारी हो रही थी। तो शाम को हम सारे बैठे, दोस्त फ्रेंड्स बैठे सारे। तो उन्होंने डिसाइड किया कि आज आपके ही यहाँ मैच देख लेंगे सारे मिल के। बैठे हुए थे, वही 8:30 तक का टाइम हुआ। तो सारे मिल के ही मैच देख रहे थे, हमारे ही घर में मैच देख रहे थे। 8:30 का टाइम हो गया तो सब ने ये सोचा घर में देर हो जाएगी, डांट पड़ेगी, तो मैक्सिमम चले ही गए। फिर एक लड़का था हमारे घर, पड़ोसी थे, उनका नाम पिंटू बोलते थे उनको। वो देर तक रुके, कोई 8:30 के करीब, 8:30 9 के करीब तक वो रुके। तो 8:30 के करीब सारे बाकी निकल चुके थे। तो फिर हमने उनको बोला खाना शाना खा लो। तो उन्होंने बोला नहीं मैं घर जाके खाऊंगा, तब तक मैच देख लूँगा। मैच देखने के बड़े शौकीन थे वो। तो कोई 9:30 का टाइम हुआ तो वो भी उठ के उन्होंने बोला चलो मेरे साथ आगे तक आओ। मैं मंदिर के ये तक उनके साथ गया। तो फिर वहाँ से वापस आया। तो हमने भी खाना शाना खाया, बस चले गए। अब सोने वोने की, बिस्तरा डालने की वो तैयारी हो रही थी, सोने की तैयारी हो रही थी। तो अब बिस्तरा लगा दिया, तो मैच ही देख रहे थे हम। तो मैच ख़त्म होने के करीब ही था, कोई 10:30 का टाइम रहा होगा। तो बस अब हम सोने ही लगे थे। कोई 5 या 10 मिनट हमें हार्डली सोए हुए होंगे। तो बाहर से कुछ थोड़ी आवाज़ें आने लगी, जैसे खिड़कियां तोड़ने की, दरवाज़ा तोड़ने की आवाज़ आई। तो मैंने अपनी मदर को बोला ऐसे बाहर कुछ गड़बड़ है, शायद कुछ है। बोलते नहीं कुछ नहीं, ये बाकी जो पड़ोसियाँ हैं वो खिड़कियाँ बंद कर रही हो, डरो मत, कुछ नहीं है। मैंने बोला ठीक है। मैं जैसे ही फिर से सोने लगा तो इतनी देर में एक ज़ोर की आवाज़ आई। मतलब वो खिड़की बंद करने की नहीं लगी, वो खिड़की तोड़ने की आवाज़ लगी, कुछ ऐसे आवाज़ लगी हमें। तो मैंने आहिस्ते से जाके खिड़की खोली, देखा तो बाहर से चिल्लाने की आवाज़ आई। हमारे रिलेटिव थे वो। तो उन्होंने बोला कि हमें बचाओ, हमें मार देंगे। तो मैंने मम्मा को बोला, मैंने बोला कुछ गड़बड़ है बाहर, शायद कुछ, तो हमें, मुझे लगता है नीचे जाना पड़ेगा। पापा को बोलना पड़ेगा, पापा दूसरे कमरे में सोए थे, उनको बोलना पड़ेगा। तो मैंने मम्मी को उठाया, दीदी को उठाया था। तो इसके बाद मैं अंकल को और पापा को उठाने के लिए गया। मैंने बोला नहीं बाहर कुछ गड़बड़ है। तो गया, पापा भी सोए थे, अंकल भी सोए थे। तो अंकल का रेडियो ऑन था, वो गाने सुन रहे थे, वो ऑन था। उनकी वो रेडियो हमने मैसेकर के बाद भी 5 दिन के बाद बंद किया हुआ है, वो चल ही रहा था। तो जब देखा तो पापा ऐसे डर के मारे बोलने क्या हुआ। मैंने उनका मुंह बंद कर दिया। मैंने बोला चुप करो, बाहर से कुछ बात आ रही है, तो कुछ आवाज़ें आ रही है बाहर से ऐसे। बोलते क्या हुआ। मैं बोला आप ये फैरन पहनो फिर बताता हूँ। तब तक मैंने अंकल को भी उठाया। हम मेन जैसे गैलरी में पहुँचे, अब मेन गेट की तरफ जा रहे थे। मैंने हार्डली थोड़ा सा ही दरवाज़ा खोला होगा, तो इतनी देर में मिल्टन ने लात मार दी दरवाजे को, मेन डोर को। तो मैंने यहाँ से पकड़ा ज़ोर से। तब तक मुझे नज़र पड़ी कि आगे हमारे एक कज़न ब्रदर थे, और कृष्ण उनका नाम था। तो उनको देखा मैंने कि उनको वो
इनर में ही थे वो, तो उनको एक साइड एक पुलिस वाले ने पकड़ा था, दूसरी साइड से दूसरी पुलिस वाले ने पकड़ा हुआ था। मतलब ये मिलिटेंट जो वर्दी पहन के थे? नहीं, मिलिटेंट साइड में थे, लेकिन जिन्होंने उनको पकड़ा हुआ था, जिनने फिर हमारा नाम पुकारा, वो हमारे कज़न ब्रदर था। उनको शायद गन पॉइंट पे रखा था कि इनको बुलाओ आप नाम से, हमारे से नहीं निकलेंगे, आप अगर निकनेम से बुलाओगे तो आप निकल जाएंगे, क्योंकि ऐसे शक भी नहीं हो सकता था उनको। उन्होंने बुलाया, लेकिन तब तक हमें पता चल गया था कि बाहर कुछ गड़बड़ है। मैंने दरवाज़ा नहीं खोला, मैंने दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया, वो गालियाँ मारने लगे बाहर से कि दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। तो मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। इतनी देर में हम ऊपर वाली स्टोरी में चढ़े, वहाँ से मैंने खिड़की में देखा क्लियरली कि वो पकड़े हुए थे उनको, अवतार कृष्ण जी को, 2 पुलिस वाले और 2 थे विद मास्क आर्मी यूनिफॉर्म डाल के साइड में। हमारे डोर के एक इस साइड था, एक इस साइड था। अब वो अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। हमारे मकान में वो लोहे के सरिये लगे थे साइड में, उनको एंट्री नहीं मिली। फिर उनने सेंटर वाली एक खिड़की तोड़ दी, वहाँ से उनने एंटर किया हमारे घर में। तब तक हम क्या करते, क्योंकि भागने का कोई दूसरा रास्ता था नहीं हमारे घर में से जहाँ से हम दूसरी साइड भागते, तो हम ऊपर वाली स्टोरी में चले गए। वहाँ से मुझे मम्मा ने बोला, बोलते आप छोटे हो, आप क्या हमें बचा रहे हो, आप अपने बचाने, आप पहले खुद छुप जाओ, फिर हम देखते हैं हम क्या करेंगे। तो इतनी देर में उनका ये कहना, तो उन्होंने मुझे रात में सर पे हाथ रखा, बोला नहीं आप पहले आगे जाओ, फिर हम पीछे पीछे आएंगे आपके, आप हमें मत बचाओ, आप छोटे हो, आप पहले आगे चले जाओ। उनका ये बोलना, मैं थोड़ा दौड़ते दौड़ते आगे चला गया। उसके बाद मुझे नहीं पता कि मैं ऐसे गिरा नीचे। मुझे फिर उसके बाद ना आवाज़ मुंह से निकली है, ना मुझे पता है कि मैं कहाँ हूँ, लेकिन मैं लटका रहा था मकान के एक साइड में, एंड के उस साइड हमारा एक किचन था, उसके ऊपर, लेकिन किचन के ऊपर नहीं पड़ा, मैं उसी के ऊपर लटका हुआ था। बस ये मैंने देखा। वहाँ से उन्होंने अंकल का कॉलर पकड़ा बैक साइड से, उनको उतार दिया नीचे, बस इतना मुझे पता है। उसके बाद मुझे ये पता नहीं है कि अंदर क्या हुआ। कोई 20 मिनट लगे मुझे कोई संभलने में। उधर देखा, जब मैं उतरा किचन के ऊपर, उधर देखा मैंने कि साइड में खिड़की से मैंने देखा कि 2 बंदे विद मास्क थे। वो क्या कर रहे थे, अंदर ट्रंक शंक तोड़ रहे थे। हमने सोचा ये चोर है शायद कुछ, तो बाकी कुछ नहीं है। ये मारने का तो सवाल ही नहीं सोचा था हमने कि ऐसा भी कभी वहाँ होगा, क्योंकि उससे पहले भी 90 से हम वहाँ रह रहे थे। वहाँ कुछ ऐसा एपिसोड नहीं हुआ था, थ्रेट नहीं था कि ऐसा लगे कि हमें कल को कुछ हो जाए, ऐसा कुछ नहीं लगा था हमें। उस टाइम मुझे लगा नहीं ये चोर है, लेकिन फिर साइड में देखा कि वेपन था, तो उस टाइम में थोड़ा टेंस हो गया था। मैंने बोला नहीं, कुछ अगर आर्मी होती तो आर्मी चोरी नहीं करेगी। तो फिर वो कश्मीरी में भी बात करने लगे, तो उस टाइम मुझे शक हो गया। और मैं जब तक संभलता नीचे, तब तक वो नीचे से निकल गए। जब तक मैं संभला, मैं थोड़ा वो काउशेड है उसके ऊपर बैठने लगा, और मुझे यही भ्रम रहा दिल में कि नहीं, घर वाले तो अंदर ही है। जब मैंने देखा इनको निकलते हुए, मैंने बोला नहीं, घर वाले शायद अंदर ही है, ये चोर वोर थे, तो शायद जो कुछ उनने लेना था शायद लेके भाग गए। तो हार्डली कोई 2 मिनट हुए होंगे, तो उधर से दूसरी साइड से जहाँ इनको जमा किया था सब गाँव वालों को, तब तक मुझे पता नहीं था कि मेरी भी फैमिली वहाँ पे है। इवन कि मुझे ये भी नहीं पता था कि सबको जमा किया है वहाँ पे। तो नीचे से एक फैमिली है, उनका नाम बंसीलाल, मतलब उनकी फैमिली का नाम। वो आए, तो उस टाइम वो जब रोने लगे, तो उधर मुझे पता हुआ कि नहीं, ये सभी गांव वाले वहाँ जमा किए हुए। मैं दौड़ के नीचे चला गया। मैंने बोला नहीं देखा। तो इतनी देर में उनने क्या कि एक आवाज़ आई, एजड लेडी थे वो, वही लगे वो हमारे, उनने कान खींचा, शायद वो जो सोने का है वो निकाल दिया। तो इतनी देर में मैंने मदर की आवाज़ सुनी। उन्होंने हिंदी में उनको बोला, अगर हमारे पास और भी कुछ होगा हम दे देंगे, तो आप हमें छोड़ दो। उन्होंने बोला, वहाँ से आगे से उन्होंने बोला कि नहीं, आप टेंशन मत लो, आपको अभी चुप करा देंगे। मैं इतनी देर में नीचे उतर, घर के अंदर देखा कोई नहीं था। जब तक मैं उस साइड भागता, इतनी देर में एक फ्लैश लाइट ऑन हुई उनके ऊपर, शायद फ़ोटो खींचा, क्या खींचा, वो एक सिग्नल भी हो सकता। और सेम टाइम फायर स्टार्ट हो गए। तो जब तक मैं वहाँ पहुँचता, तो दूसरी साइड से वो भागने लगे थे, और फायर कम से कम 4 या 5 बंदे मिल के कर रहे थे। तो जैसे मैं वहाँ पहुँचता, तो भागते भागते उन्होंने क्या बोला, बच्चे की रोने की आवाज़ आई। वो छोटा सा 2 साल का बच्चा था, मोनू उसका नाम था। उसके रोने की आवाज़ आई। उन्होंने कश्मीरी में बोला, यमची जिंदा है, ये अभी जिंदा ही है, तो आप और फायरिंग करो। कश्मीरी में उन्होंने ये बात बोली, और वो फायरिंग करते करते, भागते भागते फायरिंग करते करते भाग गए। तो जैसे मैं उधर पहुंचा, तो उधर बस देखा, मुझे अपने पापा के ऊपर नज़र पड़ी, बैटरी थी। तो जब नज़र पड़ी,
तो मुझे लगा उस टाइम वो ज़िंदा है। उनको उस टाइम पसीना निकल रहा था यहाँ से, तो मैंने ऐसे किया पापा पापा, सेम टाइम उनकी आइज़ बंद हो गई। और नीचे जब देखा मैंने, उनकी गोद में अंकल पड़े हुए थे, साइड में हमारी कज़न सिस्टर ही लगी वो पड़े थे। तो इतनी देर में जब मुझे ज़ोर से मैंने चिल्लाया कि ये क्या हुआ, तो देखा साइड में सारी डेड बॉडीज़ उधरी पड़ी हुई थी, कोई भी उस टाइम ज़िंदा नहीं था। तो मैक्सिमम लोगों के तो चेहरे ही नहीं थे। तो उस टाइम भी जब मुझे देखा, मैंने बोला नहीं ये पुलिस वालों ने शायद फायरिंग की। देखा तो इतनी देर में कोई ऐसे छोटा सा बच्चा था, वही मोनू, जो जिसकी रोने की आवाज़ थी, वो फिर भी ज़िंदा था। तो मैंने उसको उठाया, उसको पुलिस स्टेशन लेके तो वो लाशों के ऊपर बच्चा बच्चा लाशों के ऊपर था, वो स्टिल उस टाइम भी ज़िंदा था वो। अच्छा, वो तो वहीं उसको crawl कर रहा गोलियां लगी थी, लेकिन वो ज़िंदा था, Crawl कर रहा जी। अपनी मदर के ऐसे बैग में वो हाथ मार रहा था चढ़ने की, मतलब ऐसे मदर के पास जाने की कोशिश कर रहा था वो। तो उसको मैंने उठाया, क्योंकि उनकी मदर तो थी नहीं, उनकी मतलब फेस ही नहीं था उनका। एक पल के लिए अजीब सा लगा होगा कि लाशों के ऊपर छोटा बच्चा क्रॉल करते हुए अपनी माँ की ओर जा रहा है। वो अजीब क्या लगा कि मैंने सोचा नहीं शायद और भी ज़िंदा होंगे, ये मैं सोच रहा था उस टाइम। लेकिन सबसे पहले जब मैंने अपने पापा को देखा, उसके बाद अपनी फैमिली को ढूंढने लगा, अपनी सिस्टर को देखना। जब मैंने अपनी मदर को देखा, वो भी उनका चेहरा ठीक था, लेकिन डेथ हो चुकी थी। सिस्टर को देखा, स्टिल वो दोनों हाथ ऐसे पकड़ के थे, उस टाइम भी पकड़ के थे। तो उसके बाद जब मैंने ऐसे देखी मूवमेंट, मैंने बोला नहीं शायद कोई ज़िंदा है। गांव में एकदम सन्नाटा जैसा हो गया था। तो उस बच्चे कहीं को से उठा लिया आवाज़, फिर आपने? उसको मैंने उठा लिया गोद में। और मैं सेम टाइम जब मैंने देखा, जब मैंने उनको उठाया, उनको ब्लड निकल रहा था पाँव से, तो ऐसे बेहोशी की हालत में ही थे, पूरे वो होश में नहीं थे। मैंने सोचा पुलिस स्टेशन में होगा कोई, मैं जाऊँगा। तो इतनी देर में वहाँ से एक पुलिस वाला निकल के आ गया, मेरे हाथ में एक बैटरी थी, वो लेके वो भाग गए। ये कौन था पुलिस वाला? ये पुलिस वाले वहाँ पे जो ऑन गार्ड थे, हमारे वहाँ पे माइनॉरिटी पिकेट रखी थी, ये उनमें से ही एक बंदे थे। तो इसका ये नाम क्या था इसका? इनका नाम अब्दुल-रशीद था। ये आपकी हाथ से वो बैटरी लेके बैटरी मतलब कि टॉर्च लेके भाग टॉर्च गया? लेके तो ये भाग गए। अच्छा, मैं पुलिस स्टेशन के अंदर गया, वहाँ इनकी रज़ाई वज़ाई पड़ी थी, वो फाड़ी मैंने, उस बच्चे के पैर में बांधी, उसको अपने पास ही रखा। मैंने बोला शायद ब्लड बंद हो जाएगा। तो अब मैं वही कोशिश कर रहा था, अब देखूँ मैं जाके कि कोई ज़िंदा तो नहीं है। देखा तो वहाँ मूवमेंट कुछ नहीं था, बस वैसे ही रहा मैं पूरी रात, जब तक फिर जो बचे थे, कुछ लोग बचे थे, बाग के बचे थे, एक दो बंदे, वो मिलते गए। तो सुबह कोई 4 बजे के करीब, मतलब 4 बजे के करीब हम एक मकान में थे, जो फिर मिले थे हमें एक दो जो छुपे थे, जो भागे थे इधर उधर, वो मिल के। तो 4 बजे के करीब, कोई सुबह 4 बजे के करीब हम कमरे में बैठे थे उस बच्चे को लेके, और उस बच्चे की डेथ रात के कोई 2:30 बजे के करीब हुई होगी, मेरे गोद में हुई थी वो डेथ उसकी। फिर मैंने डेथ के बाद उसको बुआ के हाथ, उनकी जो बुआ थी, ज्योति उनका नाम है, उनके गोद में दे दिया। मैंने बोला ये इनकी डेथ हो गई है। तब तक मैंने अपने ही गोद में वो पकड़ा हुआ था। वो 4 बजे के करीब जेके पुलिस आई वहाँ पे। तो मतलब रात भर कोई नहीं आया? कोई, बिल्कुल रात भर कोई नहीं आया। और उस टाइम लगा हमें कि ये शायद मिलिटेंट ही आए हमें मारने के लिए, क्योंकि अंधेरा था। फिर उनमें से एक हाथ उठा, वो जानता होगा शायद हमें, तो उनने बोला हम हैं, पुलिस है। तो हम तो रेडी हो गए कि हमें गोलियां बरसेंगी, अभी हम रेडी थे। हमें पता था कि बाहर तो बचा है नहीं कुछ, फैमिली सारी ख़त्म हो चुकी हुई है, कुछ कोई नहीं बचा है बाहर। तो इसलिए हमने सोचा कि अब मार देंगे तो अच्छा भी है कि कोई बचा नहीं है। तो इतनी देर में वो पुलिस यूनिफॉर्म के लगा के 5-6 बंदे आए, फिर उनने हमें बाहर निकाला। फिर सुबह के टाइम फिर बाकी एडमिनिस्ट्रेशन आई वहाँ पे, डेड बॉडीज़ उठाने लगी वही। तो ये किसी ने कहा पुलिस से कि आप रात भर क्यों नहीं आए? किसी ने, उनकी सुबह तक, सुबह जब ये हुआ किस्सा, जब एडमिनिस्ट्रेशन भी आई, आर्मी भी आई, पुलिस भी आई, बाकी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी वहाँ पे आए, तो 1-2 पुलिस वाले मुझे अभी भी याद है वो घूम रहे थे। तो फिर मैंने ऐसे सुना कि कुछ लोकल्स ने बोला था कि सब गलती तो इन पुलिस वालों की है, पहले इनको पकड़ो। फिर पुलिस ने उनको शील्ड करके कहीं निकाल दिया। वो कहाँ से भागे, कुछ तो रात के जो 14 बंदे वहाँ पे ऑन गार्ड थे, तो 14 में से एक भी नहीं था। ये उनके अफसोस तो इस बात का हो रहा है हमें कि उनके पास मतलब 21st सेंचुरी के लोग थे। पहली तरह वो 303 तो नहीं था, टाइम लगता है गोली चढ़ाने में, फायर करने में टाइम लगता, ऑटोमेटिक वेपन्स उनके पास थे।
उनने सिंगल फायर नहीं किया हमें बचाने का। उनको ये है कि डिस्पर्स हो जाते, कम से कम ये तो नहीं होता। अगर वो कम से कम फायर करते, अगर 24 की किलिंग हुई, 24 नहीं होते, कम हो जाते, कम किलिंग हो जाती। अगर ये होना ही था, उनने मिलिटेंट ने तो करना ही था, वो तो आए ही थे, लेकिन कम किलिंग हो जाती, कम से कम बाकी लोग तो बच जाते, फैमिलियाँ पूरी तबाह नहीं होती। तो उन्होंने ये जहमत ही नहीं उठाई। और इससे मुझे पूरा भरोसा है कि 100% वो पुलिस वाले भी उनके साथ मिले हुए थे, उनकी मिली भगत थी। क्योंकि मेन चीज़ है जिनने हमें घर से बाहर निकाला वो तो पुलिस वाले थे, उनके साथ थे और उन्होंने हमें आवाज़ें, हमारे निकनेम पुकार के हमें घर से बाहर निकाला। आप मुझे एक बात बताइए, सरकार का क्या रवैया रहा उस वक्त आपकी तरफ? अगर जब तक हम उधर थे मैसकर के बाद की बात करें, तो जब तक हम वैली में ही थे, अपने विलेज में ही थे, तब तक पॉजिटिव था। क्योंकि फोर्स उस चीज़ पे कर रहे थे कि आप यहीं पे स्टे करो, इतना आपके साथ हुआ, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे ही रुको। आपको हम, ये कौन कह रहा था? महबूब मुफ्ती और पीडीपी जो सरकार के महबूब मुफ्ती थे, ये क्या बोलते हैं, ये मुफ्ती सईद थे उस टाइम, और उनके जो गवर्नमेंट के बाकी लोग थे वो थे। तो उन्होंने वो किया था कि आप यहाँ पे ही रुको, हम आपको सारी फैसिलिटी यहाँ ही देंगे, लेकिन आप यहाँ से माइग्रेंट मत हो जाओ, माइग्रेशन मत करो जम्मू। और हमने उनको यही बात बोली। मैंने बोला हम जिनके लिए यहाँ पे थे वो तो रहे नहीं। आप मुझे बोलिए कि मैं अपनी फैमिली में लोन सर्वाइवर हूँ, मैं उस घर में वापस जा सकता था? और 18 साल की उम्र भी क्या होती है? और मैं वो पर्सन हूँ जिसने सारी डेड बॉडीज अपने हाथ के साथ उठाई है। उनको वो बोल रहे थे आप यहाँ पे रुको, हम आपको फैसिलिटी देंगे। हमें उन फैसिलिटीज़ का क्या करना था कि यहाँ पे रहो, हम आपको लेकिन वहाँ मत जाइए आप। वो एक अपना उल्लू सीधा करने में लगे थे कि हम बाकी ये कंट्रीज़ को दिखाएंगे सिटल की मैस्कर हो गया, कश्मीरी पंडित फिर भी वहाँ ही रुके। मतलब वो अपनी वो दिखाना चाहते थे, वो कश्मीरियत का, वो जो कश्मीरियत का। और उनकी एक पॉलिसी चल रही थी, हीलिंग टच पॉलिसी, वो उसको दोहराने की कोशिश कर रही थी। कश्मीरी पंडितों के ऊपर कहाँ है हीलिंग टच की पॉलिसी? कहीं नहीं। उसके बाद जब हम 14 अप्रैल को जम्मू आए, उसके बाद यहाँ उन्होंने अपना रवैया कुछ और दिखाया। क्या हुआ जब आप महबूब मुफ्ती से मिलने आए तो कुछ टाइम के बाद जब सेक्रेटरीट मूव हुआ तो फाइनली वो जम्मू मूव हुए वहाँ से। फिर हम यहाँ उनसे पूरे जो एक फोरम था वो मिलने गया। जो मैस्कर के लोग थे उनको उठाया, हम वहाँ सारे गए थे, हमारे साथ लेडी भी एक थी, वो भी गए थे वहाँ पे। तो फिर हमने उनको जब रेजिडेंस के अंदर गया तो उनका रेस्पॉन्ड, पहले तो उनने बड़ी देर हमें अंदर नहीं आने दिया। फिर जब हम अंदर गए तो हमें बिठाया, उनके वो वेटिंग हॉल में बिठाया था। तो जब वो बाहर निकले तो हाँ जी बोलिए क्या बात है। हम बोला ऐसे ऐसी बात, हमें ये प्रॉब्लम है यहाँ पे, ये किसी को क्वार्टर्स की प्रॉब्लम है, रिलीफ की, या बाकी जो SROs हमारे हैं उनकी प्रॉब्लम है, ये देख लीजिए। तो फिर हमारे में से एक एजेंट से बंदे थे, उनने बोला आप CM की हैसियत से नहीं हम आपको बोल रहे हैं, आप CM हो या गवर्नमेंट में हो, इसको हम एक पड़ोसी की हैसियत से आपको बोल रहे हैं, क्योंकि आप वहाँ पे कश्मीर में हमारे पड़ोसी रहे हो। तो नाड़ी मरग और बिजवाड़ा का कितना ही डिफरेंस था तो आप तो जानते ही हो। तो उन्होंने बोला नहीं, पड़ोसी हम वहाँ थे, यहाँ नहीं है। तो अब हम भी देखते हैं यहाँ के पंडित, यहाँ के लोकल्स आपकी कितनी हेल्प करेंगे। और सेम टाइम हमारे साथ जो लेडी थी, इतनी रूड थी वो महबूबा मुफ्ती, इतना रूड बिहेवियर हमारे साथ यहाँ पे हुआ। सिटल के यहाँ भरोसे के साथ गए थे कि आपको लगा कि महबूबा मुफ्ती जो कि पार्टी की प्रेसिडेंट है कुछ आपकी मदद करेंगी, और कुछ भी नहीं की? जी कुछ नहीं। मतलब ये मैसेकर के बस 2 महीने के बाद ही चेंज होने के बाद ही 2 मार्च में ये हुआ। तो मई में हम उनके साथ यहाँ मिलने गए थे, मई जून में। वो पार्टी प्रेसिडेंट थी उस समय जी, तो उनके पिताजी CM थे उस टाइम। तो कोई रेस्पॉन्ड नहीं मिला उसके बाद। ये उनके क्वार्टर्स के लिए हमने उनको बोला था, क्वार्टर्स के लिए हमें यहाँ मिलने भी नहीं, बिल्कुल कहीं नहीं, उनके रेस्पॉन्ड ही नहीं, मिलने भी नहीं देते थे हमें। फिर परिवार के सदस्यों से हम बात कर रहे हैं, चश्मदीद गवाह से बात कर रहे हैं। इनका कहना है कि सीरियसनेस बिल्कुल भी नहीं थी जस्टिस दिलाने के लिए, सीरियसनेस बिल्कुल भी नहीं थी कल्प्रिट्स को पनिश करने के लिए। एक तो उन्होंने अपने परिवार के सदस्य खोए हैं, विटनेस इन्हें बुला रहे हैं, कह रहे हैं कि आप विटनेस बन के आइए, वहाँ पे आइए कोर्ट में, लेकिन सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे। और दूसरा, इनको धमकाया जा रहा था कि आपके खिलाफ वारंट निकलेंगे। मतलब आप देखिए कि किस तरीके का बिहेवियर इनकी तरफ था, किस तरीके का इनकी तरफ रवैया था। मतलब कि आज भी जब इंसान इनकी ये दास्तां पूरी सुनता है, उस काली अंधेरी रात की दास्तां,
किस तरह इन्होंने देखा कि 2 साल का बच्चा लाशों के ऊपर क्रॉल कर रहा था अपनी माँ के पास जाने के लिए, और किस तरीके से उस लखते जिगर को इन्होंने कई घंटों तक अपने सीने से लगाए रखा लेकिन उसकी जान नहीं बचा पाए। तो दुख तो होता है। तो अभी भी जस्टिस 19 साल हो गए हैं, जस्टिस इनको मिला नहीं है। और मतलब आपको जो सबसे बड़ी चीज़ जो लगती है, आपको हीलिंग टच, जब ये बात करते हैं आप कहते हैं ये हीलिंग टच, आपको क्या दुख देता है, जो पेनफुल लगता है इसमें? हीलिंग टच तो हमारे लिए है ही नहीं। हीलिंग टच तो मिल्टन टू के लिए बनाया था इन्होंने, उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए, उनको जॉब्स देने के लिए। हीलिंग टच तो उसी का नाम था। बाकी कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ या बाकी हिंदुओं के साथ क्या हुआ, उनके लिए तो हीलिंग टच था ही नहीं। वो तो नाम का था, वो तो खाली डॉक्यूमेंट्स में था, हम हीलिंग टच कर रहे हैं। हीलिंग टच पॉलिसी तो मिल्टन्स के लिए थी, उनको रिहेबिलिटेट करने, उनको जॉब्स देने के लिए, उनको एक्स्ट्रा एक्सग्रेशिया देने के लिए। वो तो उनके लिए थी, हमारे लिए तो ऐसा कुछ हमें लगा नहीं कि ये हीलिंग टच भी कुछ पॉलिसी है इनकी। मतलब विक्टिम के लिए कुछ नहीं, जो आपके कातिल हैं उन्हीं को, जी, जो किलर्स हैं उनके लिए है, जो विक्टिम है उसके लिए कुछ नहीं है, उसके लिए हीलिंग टच पॉलिसी कुछ नहीं है। को कभी कभी लगता है कि इनको सेकंड क्लास सिटीजन की तरह अपने ही देश में ट्रीट किया गया, और कहीं आपको लगता है कि हिंदू होने की सजा है ये सारी? हो भी सकता है। हीलिंग टच का एक ये भी क्लाज होगा कि हिंदू है तो इसको ऐसे ट्रीट करो, हो सकता है उनकी उस पॉलिसी में ये भी मेंशन हो। देखिए, वो नेता जो कश्मीर फाइल्स को कहते हैं कि एग्जैजरेशन है, ये एग्जैजरेशन नहीं है। देखिए, आप ये तस्वीर देखेंगे, इनके वालिद साहब, इनकी बहन, इनकी माता जी, इनके अंकल की तस्वीर, जो आज भी अपने सीने से लगाए रखते हैं, और कई बार अकेले जब होते हैं तो रोते हैं ताकि इनके आंसू कोई ना देख पाए, क्योंकि ये चाहते नहीं कि इनके बच्चों पे इनके आंसुओं का असर पड़े। ये चाहते हैं कि जो इनके माँ बाप ने इनके लिए ख्वाब देखे थे, या एटलीस्ट ये अपने बच्चों के वो ख्वाब पूरे कर सकें। तो ये समझ सकते हैं कि आप ये कितनी दर्दनाक कहानी है। लेकिन नेताओं को सियासत से फुर्सत ही नहीं।